हेलो एवरीवन। तो आज का सेशन जो है वो न्यूक्लिक एसिड पे बेस्ड है, यानी कि हम बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए के बारे में। ठीक है। ये टॉपिक जो है वो दो पर्टिकुलर चैप्टर्स मेजरली में सेग्रीगेटेड है, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स की और उसके बेसिस की इंफॉर्मेशन दी गई है, और बाकी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर, उससे जुड़ी हिस्ट्री और सारे एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं। ठीक है। इसीलिए ये टॉपिक जो है वो हम कंबाइनली एक ही जगह डील कर रहे हैं। ठीक है। सो अब न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करने लगे हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसी न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, हमारे जीन्स, हमारे एलील्स जो कि हमने हमारी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में ही प्रेजेंट है, राइट। यानी कि डीएनए और आरएनए यही मेजर कंपोनेंट है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इस टर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे एसिड है। ठीक है। ये कंपोनेंट जो है, यानी कि ये बायोमोलिक्यूल्स जो है, ये एसिडिक है नेचर में। और ये बायोमोलिक्यूल्स जो है, ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स है जो मिले थे हमें कहाँ पे, रेटिनेट में मिले थे। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमेरिक फॉर्म है। ठीक है। तो एसिडिक है नेचर में। और क्यों है एसिडिक नेचर में? क्योंकि इनमें प्रेजेंट रहता है फॉस्फेट ग्रुप, जो कि नेगेटिव नेचर का है, यानी कि नेगेटिव ग्रुप है, एसिडिक नेचर का ग्रुप है, H पॉजिटिव डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। इसीलिए इस एसिडिक ग्रुप के होने की वजह से ये एसिडिक नेचर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो है, दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हैं। ठीक है। ये वो न्यूक्लियोटाइड्स है जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, और हमें मिले थे कहाँ पे, फिल्ट्रेट में मिले थे। तो फिल्ट्रेट में मिलने वाले मॉलिक्यूल्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये सब चीजें, यानी कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल के बारे में जानना है तो इसके लिए देखना पड़ेगा कौन सा सेशन, बायोमोलिक्यूल्स का सेशन देखना पड़ेगा, जिसपे कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं, और वो कहाँ पे मिले थे ड्यूरिंग एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस के दौरान हमने सेग्रीगेशन देखा था बायोमैक्रो और माइक्रोमोलिक्यूल्स का। ठीक है। वो सेशन देखने के बाद आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड जो है वो बायोमैक्रो और माइक्रोमोलिक्यूल्स क्यों है। फाइन। जैसे हमने कहा कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ठीक है। अब ये न्यूक्लियोटाइड सबसे पहले है क्या? ठीक है। क्योंकि हमें पॉलीमेरिक फॉर्म जाननी है तो सबसे पहले उसकी मोनोमेरिक फॉर्म को जानना जरूरी हो जाता है ना। न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, अगेन ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो 3 कंपोनेंट से मिलकर बने हैं। कौन कौन से हैं वो 3 कंपोनेंट्स? वो है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। इसी फॉस्फेट ग्रुप की हमने यहाँ पे बात की जो जिसकी वजह से एसिडिक नेचर आ रहा था, है ना। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये 3 पर्टिकुलर चीजें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाती, एक न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, डीएनए या आरएनए। ठीक है। अब डीएनए और आरएनए में भी फर्क है ना। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये 2 अलग अलग मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो जानते हैं साथ में ही कि क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, और इन 3 कंपोनेंट्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले फोकस करते हैं पेंटोज शुगर पे। फाइन। पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बन शुगर, ऐसी मोनोसेक्राइड जिसमें 5 कार्बन रहेंगे। ठीक है। तो पेंटोज शुगर यहाँ पे 2 तरह की है। एक तो है राइबोस शुगर जो कि प्रेजेंट रहती है आरएनए में, और दूसरी है डीऑक्सीराइबोस शुगर, राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर। हमने राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर डील किया था बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के दौरान। तो एक बार यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं। अगेन 5 कार्बन स्ट्रक्चर है, ये आ गया रिंग, H और OH, ये फर्स्ट पोजीशन है। दिस इज द सेकेंड पोजीशन, H और OH। अगेन थर्ड
कार्बन पोजीशन पे भी हमारे पास H और OH रहेगा। फोर्थ कार्बन पोजीशन ये आ गई, जिसके साथ फिफ्थ कार्बन भी जुड़ा है CH2OH, और ये आ गया OH। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये राइबोस का स्ट्रक्चर। अब यहां पे क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर में बस एक स्लाइड सा डिफरेंस है आरएनए के राइबोस के कंपैरिजन में। सो ये आ गया हमारे पास अगेन डीऑक्सीराइबोस शुगर का बेसिक चेन यानी कि बैकबोन। उसके बाद ये फर्स्ट पोजीशन है H और OH, यहाँ पे H और OH की जगह सेकेंड कार्बन में H और H है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देखो ये सेकेंड कार्बन है ना राइबोस में, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, OH दिख रहा है, बट यहाँ पे जो सेकेंड कार्बन पोजीशन है वहां पे डीऑक्सीराइबोस शुगर के केस में OH की जगह H होता है, यानी कि डीऑक्सी ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है किस पोजीशन से, सेकेंड पोजीशन से। तो ये स्ट्रक्चर रहता है, फाइन, तो इसका ध्यान रखना है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो इसीलिए है क्योंकि डीएनए को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबल रहना पड़ता है। एक्स्ट्रा स्टेबल क्योंकि उसको न्यूक्लियस में स्टोर रहना है एज ए जेनेटिक मटेरियल। और आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं रहता, उसका एक रीजन ये भी है कि उसके पास स्टेबल कंपोनेंट्स नहीं है। ठीक है, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस शुगर एंड द डीऑक्सीराइबोस शुगर। अगर राइबोस शुगर है तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड को क्या कहा जाएगा, आरएनए। अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो डीएनए कहा जाएगा। ठीक है, रेस्ट हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस है, इनके बारे में बात करते हैं क्योंकि यही वो कंपोनेंट्स है जो कि वेराइटी देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है ना, जो कि मिलकर डीएनए या आरएनए बनाते हैं। वो डिफरेंट तरह के न्यूक्लियोटाइड्स इन्हीं नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से बनते हैं। बाकी पेंटोज शुगर आरएनए के केस में पूरी कॉमन रहेगी, डीएनए के केस में पूरी कॉमन रहेगी, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा थोड़ा सा भी। ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप डीएनए और आरएनए दोनों में ही सेम रहेगा। मैं थोड़ा स्टेबल फॉर्म बनाती हूँ। फॉस्फेट ग्रुप इस तरीके से है, OH OH NOH। अगर आयनिक फॉर्म बनानी हो तो आपको इस तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव। सो हाईली एसिडिक फॉर्म है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, सो ये है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, सो नेगेटिव फॉर्म हो सकती है इस तरीके से, बाकी स्टेबल फॉर्म मैंने ऐसे दिखाई है। ठीक है, सो ये है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप जो अगेन डीएनए और आरएनए में सेम रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको दो पार्ट्स में, दो टाइप्स में सेग्रीगेट किया गया है, दैट इज प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। ये आगे प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन। प्यूरीन्स दो तरह के होते हैं। अब प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स जो है, पहले उनमें फर्क की बात कर लेती हूँ, उनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो प्यूरीन्स वो उन कंपोनेंट्स को, नाइट्रोजनस बेसिस को कहा जाता है जिनमें दो रिंग्स होती हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे दो तरह के आपको प्यूरीन्स दिख रहे हैं, दैट इज एडेनिन एंड गुआनिन। प्यूरीन्स डबल रिंग होते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, डबल रिंग रहेंगे। एडेनिन एंड गुआनिन दो एग्जांपल्स हैं, दो पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो प्यूरीन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और दोनों में आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो डबल रिंग्स हैं। आप नंबरिंग भी यहाँ पे देखो किस तरीके से नंबरिंग की जाती है। ये आ गया फर्स्ट पोजिशन, फर्स्ट नाइट्रोजन। ये सेकेंड पोजिशन पे कार्बन है विद अमीनो ग्रुप गुआनिन के केस में। थर्ड पोजिशन पे आप देख रहे हो अगेन नाइट्रोजन, ये फोर्थ आ गई, फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन है ये सेवंथ है, एट्थ पोजीशन है, और ये नाइन्थ पोजीशन है। ठीक है, वही अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। सिक्स कार्बन में अमीनो ग्रुप है। यहाँ पे आप सेकंड कार्बन पे अमीनो ग्रुप देख रहे थे, सिक्स कार्बन पे ऑक्सी ग्रुप देख रहे थे, यहाँ पे सिक्स कार्बन पे अमीनो ग्रुप है। ठीक है, ये आ गया सेवंथ नाइट्रोजन, एट्थ कार्बन एंड नाइन्थ नाइट्रोजन। इस तरीके से ये नंबरिंग है यहाँ पे। सो इस तरीके से आपको एडेनिन और गुआनिन दिखेंगे। ठीक है, सो दो तरह की रिंग्स हैं, दो तरह के अरेंजमेंट्स है, एडेनिन एंड गुआनिन। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो,
एडेनिन क्या है 6 अमीनो प्यूरिन, ठीक है, और ग्वानिन क्या है 2 अमीनो 6 ऑक्सीप्यूरिन, है ना। तो आप देख रहे हो ना अलग अलग आपके पास ग्रुप्स अटैच्ड हैं, रिंग का अरेंजमेंट सेम है, ग्रुप्स अलग अलग है ना, अलग अलग पोजिशन पे। सो अब प्यूरिन्स के बाद हम बात करते हैं पायरिमिडीन की। पायरिमिडीन यानी कि वो नाइट्रोजनस बेस जिसमें सिंगल रिंग रहती है और उस सिंगल रिंग के साथ ही जुड़े होते हैं ग्रुप, ठीक है। तो सिंगल रिंग अरेंजमेंट है। तो इसमें है 3 तरह के हमारे पास पायरिमिडीन्स। कौन कौन से? सबसे पहला तो साइटोसिन, दूसरा है थायमीन, तीसरा है यूरेसिल। प्यूरिन्स तो पायरिमिडीन्स थी, ठीक है। यहाँ पे पायरिमिडीन्स में कुछ और चीजें भी डिस्कस करनी, उनके बारे में बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से। तो सबसे पहले तो आप साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखो। हमारे पास यहाँ पे अमीनो ग्रुप है एंड ऑक्सी ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग पता किस तरीके से होती है? यहाँ पे ये नाइट्रोजन फर्स्ट आएगा, 9th नहीं है, ठीक है। ये देखो ये फर्स्ट नाइट्रोजन यहाँ पे दिख रहा है थायमिन के केस में, फर्स्ट नाइट्रोजन, ये आ गया फर्स्ट नाइट्रोजन यूरेसिल के केस में। तो अब नंबरिंग कैसे होगी? यहाँ पे इस साइटोसिन के केस में देखो सेकेंड पोजिशन पे ऑक्सी ग्रुप है, थर्ड, फोर्थ पे अगेन अमीनो ग्रुप आ गया, फिफ्थ एंड सिक्स, इस तरीके से नंबरिंग है। तो फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे भी ऑक्सी ग्रुप है, फोर्थ ऑक्सी ग्रुप है, फिफ्थ मिथाइल ग्रुप है, सिक्स थायमिन के केस में। सेकेंड यूरेसिल के केस में अगेन ऑक्सी ग्रुप जुड़ा है कार्बन के साथ, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ कार्बन के साथ ऑक्सी ग्रुप एंड फिफ्थ एंड सिक्स। तो साइटोसिन क्या आ गया हमारे पास, ठीक है। साइटोसिन जो है उसमें अमीनो ग्रुप है फोर्थ पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप। थायमिन के केस में देखो 2 4 डाइऑक्सी, फिफ्थ मिथाइल एंड ये आ गया थायमिन का स्ट्रक्चर। बट यूरेसिल के केस में आप 12 पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल थायमिन से मैच कर रहा है, बस फिफ्थ पोजीशन पे आपको मिथाइल ग्रुप नहीं दिखेगा, है ना। फिफ्थ पोजीशन पे जो ग्रुप है मिथाइल वो ग्रुप नहीं दिखेगा। और आपको पता है जो यूरेसिल है वो प्रेजेंट नहीं रहता इन केस ऑफ डीएनए। सो यूरेसिल जो है इट इज एब्सेंट इन डीएनए, और उसके बदले क्या होता है डीएनए में? उसके बदले डीएनए में होता है थायमीन, ठीक है। तो थायमीन की बात करूं तो थायमीन जो है इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ आरएनए। तो आरएनए में थायमीन के बदले क्या है? यूरेसिल है, ठीक है। तो मतलब जहां पे डीएनए में थायमीन प्रेजेंट है वहां पे आरएनए के केस में यूरेसिल प्रेजेंट रहेगा। तो अब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि डीएनए के केस में जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोस है, यानी कि ऑक्सीजन के रिमूवल के बाद हमारे पास स्टेबल शुगर स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए बैकबोन में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट रहेगा जिसकी वजह से डीएनए को यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलेगी। दूसरा आप देख रहे हो यहाँ पे यूरेसिल की जगह थायमीन प्रेजेंट है, थायमीन में एडिशनली मिथाइल ग्रुप आने की वजह से, ये मिथाइल ग्रुप है ना फिफ्थ पोजीशन पे, ये मिथाइल ग्रुप आ जाने की वजह से ना थायमीन थोड़ा सा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, वो स्टेबल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि डीएनए जब बनता है ना, डीएनए से उसकी दूसरी कॉपी बनती है, उस वक्त प्रूफ रीडिंग भी होती है। तो प्रूफ रीडिंग के दौरान ना थायमीन जो है उसको बेटर एनालाइज किया जा सकता है एज कम्पेयर टू यूरेसिल। मॉलिक्यूलर बेसिस है, काफी डिटेल्ड है, जो आप हायर क्लासेस में डील करोगे। अभी के लिए फिलहाल यही आप याद रखेंगे कि मिथाइल ग्रुप का होना जो है एक पॉजिटिव पॉइंट है डीएनए के लिए, जो कि प्रूफ रीडिंग में उनको हेल्प कर सकता है, स्टेबिलिटी देता है साथ में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस अगेन। तो हमने देखा पेंटोज शुगर, आरएनए के केस में राइबोज, डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज शुगर नाइट्रोजनस बेसिस के साथ जुड़ती है। कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस हो सकता है जिसकी हेल्प से जुड़ेगी, ठीक है। तो जिसके साथ शुगर जो है नाइट्रोजनस बेस किसी भी प्यूरिन या पायरिमिडीन के साथ बना सकती है लिंक, और उसके बाद थर्ड एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है और अल्टीमेटली क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जो है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने से बनता है, ठीक है। तो बट अगर पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहे हैं, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ रहा, उसके केस में क्या कहा जाएगा स्ट्रक्चर को? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक टर्म मेंशन कर रही हूं,
दैट इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, पेंटोज शुगर होती है प्लस नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक है, सो इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और अलग अलग न्यूक्लियोटाइड जुड़ के क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड बना देंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास अरेंजमेंट। तो हमारे पास हो गए शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और अल्टीमेटली प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, ये दो तरह के नाइट्रोजनस बेसिस। प्यूरिन में 2 रिंग्स होती है, पायरिमिडीन में सिंगल रिंग होती है। ठीक है, और अलग अलग पोजीशन पे ग्रुप होते हैं जिसकी वजह से इनमें डिफरेंशियल नेचर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बात करी न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लियोटाइड्स की। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो 2 तरह के हो गए हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द शुगर। नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो 5 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, वैरायटी आ गई हमारे पास। तो उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कॉमन रहा। तो अब इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन शुगर। हमारे पास 2 तरह के क्या आ गए, 2 तरह के स्ट्रक्चर आ गए, that is DNA deoxyribonucleic acid and RNA that is ribonucleic acid। ये 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड आ गया हमारे पास। ठीक है, बट जैसे मैंने कहा कि डीएनए थोड़ा स्टेबल फॉर्म है, उसे हम जेनेटिक मटेरियल की तरह कंसीडर करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर हमें डिटेल में करना है इस सेशन में। तो डीएनए पे फोकस करते हुए कुछ चीजें डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं सेशन में। तो डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड विद डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये कंपोनेंट जो है वो है पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स यानी कि डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। शुगर का डिफरेंस ही इन्हें अलग अलग न्यूक्लिक एसिड में कैटेगराइज कर देता है। बाकी रेस्ट आप एक पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस में डिफरेंस देखोगे, दैट इज यूरेसिल और थाइमिन। थाइमिन डीएनए में होता है, यूरेसिल आरएनए में होता है। रेस्ट आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। बाकी सीक्वेंशियल अरेंजमेंट होते हैं जिसकी वजह से कोडिंग इन्फॉर्मेशन कोड होती है। जैसा सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड्स का वैसा कोड बनेगा और उसी कोड के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनेगा और उसी कोड प्रोटीन के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, सो पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए और इसकी लेंथ जो है वो कितनी होती है, लेंथ ऑफ डीएनए जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे, यानी कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में अरेंज होते हैं उसके बेसिस पे उसकी लेंथ होती है। आगे आगे आपको और चीजें क्लियर होंगी कि लेंथ जो है वो पर्टिकुलरली कितनी है, कितने बेसिस है और कितना डिस्टेंस है उन बेसिस पे, उसके बेसिस पे हम फिगर आउट करेंगे। तो डीएनए का लेंथ जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे, कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स जो है डीएनए की चेन में अरेंज्ड है। ठीक है, एक पोजीशन अगर आप देखोगे ना डीएनए की, वहां पे एक न्यूक्लियोटाइड की जगह पूरा एक पेयर होता है। मैं रफली एक स्ट्रक्चर बता देती हूँ। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, सो एक पोजीशन पे इस तरीके से डीएनए 2 चेन्स होती है, डबल चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो अब क्या होगा अगर आप एक पर्टिकुलर पोजीशन देखो, यानी कि यहाँ पे ये पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे आप देख रहे हो यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एक चेन में ये और दूसरी चेन में दूसरा। तो मतलब हमारे पास लेंथ ऑफ डीएनए जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड की जगह एक न्यूक्लियोटाइड पेयर पे डिपेंड करती है। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि हमारे पास लेंथ ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे डिपेंडेंट रहती है। उसको काउंट करेंगे तो हमें लेंथ ऑफ डीएनए मिलेगी। और न्यूक्लियोटाइड पेयर्स को बेस पेयर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर हम टर्म बेस पेयर्स यूज कर रहे हैं तो मतलब न्यूक्लियोटाइड पेयर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स दी हैं और बताया है कि किस किस ऑर्गेनिज्म में कितने पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर्स प्रेजेंट है। तो पहले तो बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया है। ठीक है, यानी कि F174 के बारे में, उनके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, उसके बाद लेम्डा बैक्टीरियोफेज 48502 बेस पेयर्स। ठीक है, यहाँ पे बेस पेयर्स की बात हुई है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स की। उसके बाद
कोलाई, एस्कर्शिया कोलाई के केस में 4.6 into 10 raised to power 6 बेस पेयर्स, ठीक है, 10 raised to power 6 बेस पेयर्स है। और अगेन यहाँ पे बैक्टीरियोफेज F174 के केस में सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स बताए गए हैं, बाकी दो केस में बेस पेयर्स बताए गए हैं, वो ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक लाइन मेंशन की गई है, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए। हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। अगर हम बात करें हैप्लॉइड सेट की यानी कि सिंगल सेट की, तो 23 क्रोमोसोम्स। तो 23 क्रोमोसोम्स यानी कि हाफ हम डीएनए की बात कर रहे हैं। तो हाफ डीएनए कंटेंट, हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए कंटेंट कितना है? 3.3 into 10 raised to power 9 बेस पेयर्स। सो हमारे पास इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है। सो 3.3 into 10 raised to power 9 बेस पेयर्स, ठीक है, 9 यहाँ पे आएगा। सो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा डाटा है जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। कहाँ पे हैप्लॉइड कंटेंट डिस्कस करना है, ये याद रखना है, कहाँ पे बेस पेयर्स की बात हुई है, कहाँ सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स की बात हुई है, उसका ध्यान रखना है, ठीक है। सो अब हिस्ट्री की बात करते हैं, डीएनए से जुड़े कुछ चीजें, क्योंकि डीएनए जो है उसकी डिस्कवरी और उसके बाद उसको जेनेटिक मटेरियल का जो टैग मिला, उसके लिए बहुत लंबी जर्नी रही, ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोपी जब इनिशियली डेवलप होना शुरू हुई, उसके बाद डीएनए के नेचर के बारे में, मैकेनिज्म्स के बारे में जानने को मिला, क्रोमोसोम्स के बारे में जानने को मिला। तो एक लंबी जर्नी रही जिसके थ्रू होते हुए आज हम डीएनए को काफी अच्छी तरह से जानते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हेल्प से हम अपने जीन्स को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सो पूरा प्रोसेस रहा है। सो जानते हैं कि डिस्कवरी का सीक्वेंस कैसे रहा, ठीक है। सो एनसीईआरटी में सीक्वेंशियल नहीं है, यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस में अरेंज करके रखा है। सो आप ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया है कि न्यूक्लिन यानी कि न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी। देखा गया कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर एक एसिडिक मटेरियल है, ठीक है, एसिडिक मटेरियल है, वो एनालाइज किया गया। और उसे किसने एनालाइज किया? फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में। उस न्यूक्लिक एसिड को यानी कि न्यूक्लियन कंपोनेंट को, न्यूक्लियन उन्होंने नाम दिया उस एसिडिक कंपोनेंट को, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर मिला था, न्यूक्लियन नाम दिया। और उन्होंने बताया कि एसिडिक कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। बाकी फर्दर नेचर, डीएनए या क्रोमैटिन मटेरियल है वो, उसके बारे में एक्चुअल फिगर आउट नहीं किया गया। बस इतना बताया गया कि एसिडिक सब्सटेंस मिला है, तो उसे पब्लिश कर दिया गया। तो फ्रेडरिक मिशर ने इसके बारे में बताया। अल्टीमेटली बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारा काम हुआ, ठीक है। तो उस दौरान अल्टीमेटली जैसे जैसे माइक्रोस्कोपी डेवलप होती गई, अर्ज डेवलप होती गई कि हमें जानना है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है, वैसे वैसे कंटिन्यूअस प्रोसेसेस होते गए, रिसर्च होती गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है उस वो दिया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। 1928 में उन्होंने कंक्लूजन दिया पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट की हेल्प से, और बताया कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अपना जेनेटिक मटेरियल देता है, कैरेक्टर्स देता है, ताकि जो उसके ऑफस्प्रिंग्स हैं या फिर दूसरा बैक्टीरिया जो है वो एक्सप्रेशन दे सके कैरेक्टर्स का। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली होती क्या है हम आगे बात करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बात की, लेकिन उसका जो बायोकेमिकल नेचर था उसके बारे में ग्रिफिथ ने बात नहीं की थी। उसका बायोकेमिकल नेचर यानी कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा केमिकल है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा रही है, इस बायोकेमिकल नेचर को समझाया हमारे पास मल्टीपल रिसर्चर्स ने काम करके, दैट इज ऑसवेल्ड वेरी, कॉलिन मैकलॉड एंड मैकलिन मैकार्टी ने। 1933 से 1944 तक इन्होंने अपना काम किया सबने, और अल्टीमेटली कंक्लूजन्स दिए जिसके बेसिस पे पता चला कि अल्टीमेटली एक्चुअल नेचर क्या है जिसकी वजह से फ्रेडरिक ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन वाले एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफर हो रहा था जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। अगेन ये सारे प्रोसेसेस हमें डिटेल में करने हैं, वहां पे मैं डिटेल में बात करूंगी। और उसके बाद डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, इसका प्रूफ दिया था हर्शी एंड चेज ने। एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज ने 1952 में ये बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वही है जो इंफॉर्मेशन को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है।
और जैसे ही ये पता चला तो अल्टीमेटली काम बढ़ गया और उसके बाद 1 ही साल के अंदर हमारे पास आ गया डीएनए के स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन। डबल हेलिक्स मॉडल दिया वॉटसन एंड क्रिक ने। लेकिन वॉटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल दिया कुछ पर्टिकुलर रिसर्चर्स के डाटा के बेसिस पे। उन्होंने मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, ये 2 रिसर्चर थे जिन्होंने काम किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा पे, यानी कि डीएनए का 3D स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश की थी। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रोसेस के दौरान उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर जो है उसको एनालाइज किया और उसके बारे में बताया था, जिसको फर्दर इलेबोरेट किया और एक्चुअली रिफाइन किया किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, तो मॉरिस विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने क्या किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दिया था। उस डाटा के बेसिस पे कंक्लूजन्स और रिफाइनिंग जो किसने की, वॉटसन एंड क्रिक ने, और मॉडल दे दिया, दैट इज डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, सो ये थे हमारे पास पूरे हिस्ट्री से जुड़े हुए, यानी कि डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई, उसको समझा कैसे गया, और उसके बाद जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसफर हो रहा है, क्या है जेनेटिक मटेरियल, उसका प्रूफ किसने दिया, ये सब कुछ जो है वो हिस्ट्री से जुड़ा है, जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में दी गई। ठीक है, तो अब इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली इस दौरान फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया क्या। ठीक है, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ यानी कि न्यूक्लियन की डिस्कवरी हो चुकी थी। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अल्टीमेटली क्या किया, बैक्टीरिया पे काम करना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए 2 चीजें ली, एक माउस और दूसरा क्या लिया, बैक्टीरिया, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे काम किया उन्होंने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया यानी कि न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन्स हैं। 2 स्ट्रेन्स कौन कौन से, सबसे पहले तो एस स्ट्रेन यानी कि शाइनी कॉलोनीज, दूसरा आर स्ट्रेन्स यानी कि रफ कॉलोनीज। तो एस स्ट्रेन्स जो थे उनके पास ना म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट था, बट आर स्ट्रेन में ये म्यूको पॉलीसेकेराइड कोट नहीं था, जिसकी वजह से एस स्ट्रेन जो है वो इन्फेक्शियस था। फाइन, 2 कॉलोनीज थी, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो है उनमें म्यूको पॉलीसेकेराइड था, ठीक है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शियस थे, और आर स्ट्रेन जो है उनमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड नहीं था, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शियस नहीं थे। ठीक है, वो डिजीज कॉज नहीं करते थे। अब उन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है उसके एस्ट्रेन को लिया और इंजेक्ट कर दिया माइस पे, यानी कि हेल्दी माइस था, उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया एस्ट्रेन को। अब क्योंकि एस्ट्रेन जो है उसके पास म्यूकस पॉलीसेकेराइड इन्फेक्शियस है, तो माइस को डिजीज हुई और अल्टीमेटली उसकी डेथ। ठीक है, तो एस स्ट्रेन की वजह से डेथ हो गई। बट आर स्ट्रेन जो है जब उसको इंजेक्ट किया गया हेल्दी माइस में, तो माइस जो है उसको इन्फेक्शन नहीं हुई, डिजीज नहीं हुई और वो सर्वाइव कर गया। इससे उनको पता चल गया, क्लैरिफिकेशन मिल गया कि एस स्ट्रेन जो है वो इन्फेक्शियस है और आर स्ट्रेन जो है वो नहीं है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि रिसर्च में सिर्फ एक बार कुछ रिसर्च किया, काम किया और कंक्लूजन दे दिया। ये प्रोसेस उन्होंने मल्टीपल बार टाइम किया होगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे किया होगा, यानी कि मल्टीपल माइस पे किया होगा, और फिर जाके कंक्लूजन दिया कि इस तरीके का रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब उन्होंने सेकंड स्टेप किया। सेकंड स्टेप पे क्या किया, उन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किल किया, यानी कि हीट की हेल्प से किल कर दिया। ठीक है, एस स्ट्रेन को, और उसके बाद उन्होंने डाला माइस में इंजेक्ट किया। अब देखा उन्होंने माइस सर्वाइव कर गए। क्यों, क्योंकि एस स्ट्रेन को तो किल कर दिया हुआ है, अब इन्फेक्शन हो ही नहीं सकती है ना, उनमें इन्फेक्शन कॉजिंग टेंडेंसी नहीं रही, तो माइस सर्वाइव कर गए। बट अब उन्होंने क्या किया, देखा किया एस स्ट्रेन जो कि हीट किल थे, डिजीज कॉज नहीं कर सकते थे, और आर स्ट्रेन जो कि डिजीज कॉज कर ही नहीं रहे थे, ठीक है, सर्वाइवल कंडीशंस में भी डिजीज कॉज नहीं कर रहे थे, उन दोनों को मिक्स कर दिया और इंजेक्ट कर दिया माइस में। अब माइस की डेथ हो गई। आर स्ट्रेन तो कभी डिजीज कॉज कर ही नहीं रहा था। अब यहाँ पे पूरा अगर देखो, यहाँ पे आर स्ट्रेन जो है उसको जब माइस में इंजेक्ट किया था, माइस सर्वाइव कर गया था, और एस स्ट्रेन जो है जब उसको हीट किल किया यहाँ पे, तो भी माइस सर्वाइव कर गया। तो इस केस में तो सर्वाइव करना चाहिए था ना। अब ये केस है, एस स्ट्रेन जो है हीट किल्ड है, आर स्ट्रेन जो है वो लिविंग है, बट माइस मर कैसे गया। तो मतलब यहाँ पे उन्होंने एक चीज समझी, वो ये समझी कि
एस स्ट्रेन जो है उसके पास ऐसी चीज थी, कुछ ऐसा कंपोनेंट था जिससे वो डिजीज कॉज कर रहा था, और हीट किलिंग के दौरान वो पूरा बर्बाद नहीं हुआ। उसने वो चीज ट्रांसफर करी किसको? आर स्ट्रेन को। जब आर स्ट्रेन को ट्रांसफर करी, आर स्ट्रेन जो है वो इन्फेक्शियस हो गया। ठीक है, सो मतलब आर स्ट्रेन में कैपेबिलिटी नहीं थी डिजीज कॉज करने की, एस स्ट्रेन जो है उसमें उसको जब हीट किल किया गया, उसने वही इन्फेक्शन कॉजिंग इंफॉर्मेशन आर स्ट्रेन को दी, और आर स्ट्रेन जो था वो एक्टिव स्टेट में था, जिंदा था। उसने उस इंफॉर्मेशन को लेकर इंप्लीमेंट कर दिया, इंप्लीमेंट करने के बाद इन्फेक्शन कॉज कर दी माइस में, और माइस मर गया। तो मतलब कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हुआ ना, कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है ना। तो वही इंफॉर्मेशन के बारे में जानना था कि एक्चुअल वो चीज है क्या जो ट्रांसफर हो रही है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो दे दिया फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो है, ग्रिफिथ ने तो बता दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बैक्टीरिया से, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कोई इंफॉर्मेशन जा रही है। ठीक है, बट वो इंफॉर्मेशन क्या है, उस पर काम शुरू हो गया। अब उसका काम सबसे पहले, जैसे हमने कहा कि बायोकेमिकल नेचर जो है वो ऑसवर्ल्ड रेरी, कॉलिन मैक्लोड और मैकलिन मैकार्टी ने जो है एक्सप्लेन किया। उन्होंने पता है क्या बताया, उन्होंने किस तरीके से काम किया। इन्होंने एक्चुअली क्या किया, जो एस्ट्रेन था ना, जो डिजीज कॉज कर रहा था, उनको उन्होंने सेम स्टेप वैसा रिपीट करना शुरू कर दिया। यानी कि ये जो लास्ट स्टेप आप देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो, एस्ट्रेन हीट किल लिया है, आर स्ट्रेन लाइव लिया है। ठीक है, उसको माइस में इंजेक्ट किया और माइस मर गया। इन्होंने ना यही स्टेप्स जो है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हुए, इन्हीं को रिपीट करना शुरू किया। इन्होंने एस्ट्रेन जो है उसको हीट किल तो किया, साथ में ना पहले ना प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से, यानी कि प्रोटीएसिस से ट्रीट कर दिया एस्ट्रेन को। एस्ट्रेन के सारे प्रोटीन खत्म हो गए, सारे प्रोटीन, हीट किल भी हो गया और प्रोटीन भी खत्म हो गए। उन्होंने जब इस तरीके से एस्ट्रेन को और आर स्ट्रेन को मिक्स किया, फिर इंजेक्ट किया, माइस फिर मर गया। इन्होंने देखा कि प्रोटीन को खत्म करने से ना वो इंफॉर्मेशन जो है वो बच रही है, वो फिर खत्म नहीं हुई, वो ट्रांसफर हो रही है अब आर स्ट्रेन में, और माइस किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रोटीन तो नहीं हो सकता जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम लिया। ठीक है, इन्होंने आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम लिया, यानी कि आरएनए लिया, और उसको आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया। अब उन्होंने आर स्ट्रेन के साथ अगेन मिक्स करके माइस में डिलीवर किया, माइस फिर मर गया। फिर उनको समझ आया कि आरएनए भी नहीं है जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है। अल्टीमेटली जब उन्होंने क्या किया, डीएनए लिया, यानी कि डीएनए को खत्म करने वाला एंजाइम लिया, हीट किल्ड एस्ट्रेन को उसके साथ ट्रीट करवाया, डीएनए खत्म हो गया। फिर एस्ट्रेन और आर स्ट्रेन को जब मिक्स किया और फिर माइस के अंदर डिलीवर किया, माइस सर्वाइव कर गया। फिर उन्हें पता चला कि एक्चुअली डीएनए है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, जो इंफॉर्मेशन पास कर रहा था फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन। तो डीएनए जो है वो ट्रांसफर हुआ। ठीक है, सो इस तरीके से पता चला बायोकेमिकल नेचर के बारे में कि डीएनए है जो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, बट फिर भी एक्चुअल प्रूफ नहीं मिला, जो कि क्लियर प्रूफ है जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सारा काम करना पड़ा आगे भी, यानी कि आगे और रिसर्च हुई तब जाके प्रूफ मिला। इतने लेवल तक इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बहुत सारे रिसर्चर्स ने नहीं माना, जिसकी वजह से नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट हुआ और अल्टीमेटली हमें कंक्लूजन मिला और प्रूफ मिला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, तो अब हर्शेन चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि 1952 में कंक्लूजन मिला था, और उन्होंने बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। जो बायोकेमिकल नेचर एक्सप्लेन किया गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, तो उस प्रिंसिपल के दौरान जो चीजें मेंशन की गई बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया, उन्होंने यूज किया बैक्टीरियोफेज को अपने प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, सो ये डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, और इसी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया पूरे रिसर्च को। यानी कि क्या है अब इसमें, इन्होंने बैक्टीरियोफेज को लिया। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो वायरस का एक्चुअल प्रोसीजर क्या है काम करने का,
वायरस क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट की बॉडी में डालता है ना। अगर ये हमारे पास बैक्टीरिया है, ठीक है, तो वायरस क्या करता है, वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में डालता है, अपना प्रोटीन कोड बाहर ही रहने देता है, जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में डालता है, और वायरस का और बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जो है वो कंबाइन हो जाता है, और फिर वायरस जो है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ जोड़ के उसकी मशीनरी को कंट्रोल करके अपने ही प्रोटीन्स बनाता है, अपने ही वायरस बनाता है। तो वायरस के जो प्रोटीन होता है, कोड होता है, वो बाहर रह जाता है, जेनेटिक मटेरियल ही है जो इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इसी मैकेनिज्म को यूज किया गया था इस पर्टिकुलर प्रोसेस के दौरान, एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, सबसे पहले तो ये हमारे पास ये है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब इस बैक्टीरियोफेज को क्या किया गया, लेबल किया गया सल्फर से, रेडियोएक्टिव सल्फर से। सल्फर 35 यूज किया गया फॉर द प्रोसेस, रेडियोएक्टिव सल्फर 35। और उस एक्चुअली क्या किया जाता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, हम कभी भी लैब कंडीशन में किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं ना, तो उसको न्यूट्रिशन तो देना ही है ना, तो उसके लिए एक आर्टिफिशियल बेस बनाते हैं, न्यूट्रिशनस बेस, जिसके ऊपर उसे ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। और उस न्यूट्रिशनस बेस से ही वो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के दौरान सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एक्वायर करता है। तो हमने क्या किया, जो सल्फर देना था ना, उस न्यूट्रिएंट मीडियम में रेडियो एक्टिव डाल दिया, ठीक है, जिसमें वायरस को ग्रो करवा रहे थे। हमने बैक्टीरिया डाला, वायरस डाला, ताकि उस बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव वायरस जो है वो ग्रो करे। लेकिन हमने यूज क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर। सल्फर डीएनए में नहीं होता, लेकिन प्रोटीन में होता है। हमारे पास सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, जैसे कि सिस्टीन ले लो, तो उसमें सल्फर होगा। अब सल्फर जो है वो रेडियो एक्टिव आ गया, तो मतलब जो वायरस का जो प्रोटीन बना होगा ना, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, तो इस पर्टिकुलर केस में जो प्रोटीन होगा वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है। अब इस रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड के साथ वायरस क्या करेगा, इन्फेक्शन करने जाएगा। इन्फेक्शन किया, उसने क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए डाल दिया और प्रोटीन कोड बाहर ही रह गया, ठीक है। प्रोटीन कोड बाहर ही रह गया और अल्टीमेटली डीएनए चला गया, उसका जेनेटिक मटेरियल वायरस का चला गया बैक्टीरिया के अंदर, प्रोटीन कोड बाहर रह गया। और अब हम क्या करेंगे, इसमें बहुत ध्यान से सुनेंगे इस चीज को जो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। अब इस दौरान क्या किया जाता है, तो बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन कोड में रेडियो एक्टिव कंपोनेंट है, वो बाहर है। बैक्टीरिया के अंदर क्या है, रेडियो एक्टिव सॉरी नॉर्मल डीएनए विदाउट एनी रेडियो एक्टिविटी। तो अब हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे। तो पहला स्टेप हमने क्या किया था, पहला स्टेप में हमने इन्फेक्शन कॉज करवाई, बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट करने दिया। उसके बाद हमारे पास इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफर हो रही है डीएनए, मतलब बैक्टीरिया के डीएनए में पूरा प्रोसेस हो रहा है। अल्टीमेटली जब वो डीएनए चला गया बैक्टीरिया में, हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई, यानी कि हाई स्पीड रोटेशन करवाई। कुछ इस तरीके से वायल्स होती है हमारे पास, इस तरीके से सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स होती हैं। तो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के दौरान क्या किया जाता है, इसको जब हाई स्पीड रोटेशन करवाई जाती है ना, हमने ना बैक्टीरिया को डाल दिया जिसमें इन्फेक्शन हुई है, जिसमें हमने वायरस डाला था इन्फेक्शन करने के लिए, उसको इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स में डाल दिया। तो क्या हो जाता है, जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, हाई स्पीड रोटेशन करवाते हैं बैक्टीरिया कल्चर को, तो लिक्विड अलग हो जाता है और इस तरीके से जो सॉलिड पार्ट है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये सॉलिड पार्ट को पैलेट कहते हैं और जो ऊपर रह गया उसे सुपरनेटेंट कहते हैं, ठीक है। ये आ गया सुपरनेटेंट। तो जो पैलेट है ना, उसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज होंगी, जो सुपरनेटेंट है वो एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। तो अब अगेन वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो बैक्टीरियोफेज ने जब इन्फेक्शन कॉज की, क्या किया, जेनेटिक मटेरियल कहाँ डाला, जेनेटिक मटेरियल डाला बैक्टीरिया के अंदर, प्रोटीन कोड बाहर रह गए। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, और रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे थी, यहाँ पे वायरस के कोट में, वायरस के कोट में, क्योंकि हमने क्या यूज किया था, सल्फर 35 यहाँ पे इस केस में यूज किया। तो अब हमने क्या किया, जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई, हाई स्पीड रोटेशन करवाई, और उसके बाद जब हमने इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में सुपरनेटेंट को देखा, तो हमने देखा सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी आ रही है, वेयर इट विल टॉक अबाउट पैलेट जिसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज थी,
जिसमें वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल डाला था, उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। तो इससे पता चला कि जो हमारे पास बैक्टीरिया है उसमें जो गया है वो प्रोटीन नहीं है, ठीक है, जो ट्रांसफर हुआ वो प्रोटीन नहीं है। इंफॉर्मेशन तो भेजनी थी ना वायरस ने बैक्टीरिया में, तभी बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकता था। तो जो इंफॉर्मेशन भेजी है वायरस ने वो प्रोटीन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रोटीन सुपरनेटेंट में आ गया, वो बैक्टीरिया से बाहर है, ठीक है। तो यहां से तो क्लियर हो गया कि प्रोटीन नहीं था। तो दूसरा केस उन्होंने क्या किया, दूसरे केस में उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यानी कि P32 ले लिया। अब फॉस्फेट ग्रुप डीएनए में प्रेजेंट रहता है ना, वही एसिडिक ग्रुप जो डीएनए में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है। तो फॉस्फोरस 32 लिया, जब सेम प्रोसेस करवाया, वायरस ने इन्फेक्शन कॉज करी, प्रोटीन कोड जो अब रेडियो एक्टिव नहीं है इस केस में अब रेडियो एक्टिव नहीं है ना प्रोटीन कोड, इस केस में था, दूसरे केस में, फर्स्ट केस में। तो सेकेंड केस में जब आप देख रहे हो हमारे पास अब जो प्रोटीन कोड है वो बाहर रह गया, ठीक है, रेडियो एक्टिव नहीं थी, एक्टिविटी नहीं थी उसमें, लेकिन जो डीएनए जो अंदर गया उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 था, ठीक है, P32 था। अब क्या किया गया, अगेन सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई गई। अब इस केस में क्या था, सेकेंड केस में सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान जो पैलेट था उसमें रेडियो एक्टिविटी देखी गई, जो सुपरनेटेंट था उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं, जिसकी वजह से क्या पता चला कि डीएनए ट्रांसफर हुआ है ड्यूरिंग इन्फेक्शन। वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए ट्रांसफर किया और वो बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या रिजल्ट्स थी, क्या कंक्लूजन आया, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फर्स्ट केस में जब हमने प्रोटीन में सल्फर 35 डाला था तो कोई भी रेडियो एक्टिविटी सेल्स में डिटेक्ट नहीं हुई, बैक्टीरियल सेल्स बिल्कुल क्लियर थे, बल्कि हमें रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिखी, सुपरनेटेंट में, जहां पे एक्स्ट्रा जो वायरस के कोड थे वो रह गए, ठीक है। बट सेकेंड केस आप देख रहे हो, सेकेंड केस में रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे थी, बैक्टीरियल सेल्स में आई, और सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, यानी कि सुपरनेटेंट में बैक्टीरियोफेज का कोड था और वहां पे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। तो यहां से क्लैरिफाई हो गया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, यानी कि सुपरनेटेंट में हमें रेडियो एक्टिविटी कब मिली, जब प्रोटीन को रेडियो एक्टिव टैग किया था। जब डीएनए को रेडियो एक्टिव कंपाउंड से टैग किया तब हमारे पास पैलेट में यानी कि बैक्टीरियल सेल में क्या आई, रेडियो एक्टिविटी आई। तो इस तरीके से हर्शी एंड चेज ने क्लैरिफाई कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। जो अभी तक बात हो रही थी कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, वो बिल्कुल एक्यूरेट बात थी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूफ मिल गया, हर्शी एंड चेज ने दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया और अल्टीमेटली प्रूफ दे दिया, ठीक है। सो डीएनए का प्रूफ मिल गया 1952 में, और 1953 में क्या हुआ, वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल भी दे दिया, ठीक है। और डबल हेलिकल मॉडल में उन्होंने एक्सप्लेन किया पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर, उन्होंने बताया कि एक्चुअल डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है, साथ में डायग्राम भी रेफर करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि डीएनए जो है वो राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि पूरा हेलिक्स बना रहा है। आप डायग्राम देखो, पूरा हेलिक्स बन रहा है। हेलिक्स भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मतलब एक के ऊपर एक कॉइलिंग हुई है जैसे धागा कॉइल होता है, वैसा नहीं है, बिल्कुल पैरेलल अरेंजमेंट है। दोनों जो लाइंस हैं इस तरीके से, हमारे पास दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो इस तरीके से पैरेलल है। ये देखो, ये पैरेलल रन करेगा, फिर ये टर्न किया, फिर पैरेलल रन किया, फिर टर्न किया, पैरेलल रन किया, इस तरीके से पैरेलली अरेंजमेंट है। लेकिन इनमें क्या है, जो दोनों चेन्स है ना, इनकी पोलैरिटी अलग है। पोलैरिटी अलग है मतलब अगर ये चेन यहां से 5' पोलैरिटी रखता है, यहाँ पे ये एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है। अभी पोलैरिटी किस वजह से आती है वो भी डिस्कस करेंगे। तो 5 और 3' पोलैरिटी ये अलग अलग है बिल्कुल, ठीक है। मतलब एक इस तरीके से देख सकते हैं, एक साइड जो है वो हेड है, दूसरे का टेल फेस कर रहा है, ठीक है, और दूसरे स्ट्रैंड का जहां पे हेड है तो उसके अपोजिट चेन का टेल फेस कर रहा है। तो इस तरीके से बिल्कुल अपोजिट अरेंजमेंट है, पैरेलल है बट पोलैरिटी अलग अलग है। सो इस तरीके से यही कहा गया है
कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है जो कि एंटी पैरेलल है नेचर में, क्योंकि उनकी पोलैरिटी जो है वो बिल्कुल अलग अलग होगी, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो दो तरह के चेन अरेंजमेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो ब्लू कलर का, ठीक है, लाइट ब्लू शेड में ये जो स्ट्रैंड है, मेन बैकबोन जो आपको दिख रही है, ये चेन जो है ये है शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई चेन, ये वाली, ठीक है। ये चेन जो है वो शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है। अब आप बीच में जो स्ट्रैंड्स देख रहे हो, बीच में जो बॉन्ड्स देख रहे हो, ये बॉन्ड्स जो है ये बने हुए हैं बेसिस के, ये बीच में जो एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं ये बेसिस है, ठीक है। यानी कि अगर बात करूं इन स्ट्रक्चर्स की, ये वाला ये बेस है, यहाँ पे ये बेस है, ये बेस है। अगर आप मेन चेन देख रहे हो ये वाली, ये शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है, ठीक है, ये शुगर और फॉस्फेट की है, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होता है, जो मेन चेन है वो शुगर और फॉस्फेट की बनी है और बीच में जो अरेंजमेंट है, जो बीच की तरफ फेस करके बैठे हैं वो बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स है, ठीक है। सो आप ये आ गया बैकबोन जो है वो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड से बनी है और बेस जो है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड रहते हैं और जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। सो बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, प्यूरीन जो है वो हमेशा पायरिमिडीन के साथ ही जुड़ा रहेगा, यानी कि अगर एडेनिन है तो वो जुड़ा रहेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से विद थायमीन, एंड अगर साइटोसिन है वो ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा होगा विद ग्वानिन। तो अगर हमारे पास किसी डीएनए के पार्ट में साइटोसिन या ग्वानिन ज्यादा है तो उसको डीनेचर करना, यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट आ जाता है एज कम्पेयर टू एडेनिन एंड थायमीन, क्योंकि एडेनिन और थायमीन के केस में दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, साइटोसिन एंड ग्वानिन के केस में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आप देख पा रहे हो एडेनिन जो है वो हमेशा थायमीन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन जो है हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है, ठीक है। सो इस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा। और यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, उसके बारे में लेटर डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बताया गया है कि पिच ऑफ हेलिक्स जो है वो 3.4 नैनोमीटर है, नैनोमीटर यानी कि 10⁹ मीटर, तो 3.4 नैनोमीटर है। अब पिच क्या होती है, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्न दिख रहा है ना, ये उससे दूसरे टर्न तक ये आ गया पिच। हम लेंथ नहीं बोल सकते क्योंकि लेंथ जो है वो पूरे हमें स्ट्रैंड की या फिर पूरे जो चेन है उसकी देखनी पड़ती, ठीक है। बट यहाँ पे हम टर्न्स के साथ पूरा अरेंजमेंट देख रहे हैं, तो ये आगे पिच एक टर्न से लेकर दूसरी टर्न तक, तो हमारे पास 3.4 नैनोमीटर की पिच रहती है और हर एक पिच में टोटल अगर आप काउंट करो तो हमारे पास टोटल आते हैं 10 बेस पेयर्स, मतलब 10 बेस पेयर्स होंगे एक टर्न, एक पिच में, सॉरी, ठीक है। तो एक पिच में हमारे पास क्या रहते हैं, 10 बेस पेयर्स रहते हैं। सो इस तरीके से हमारे पास अगर हम पूरा अप्रोक्सीमेटली दो बेस पेयर्स के बीच में अगर डिस्टेंस देखने लगे तो हमारे पास 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस आता है दो बेस पेयर्स के बीच में। दो बेस पेयर्स एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर स्टैक हुए होते हैं ताकि डीएनए जो है उसका स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। और डिस्टेंस कितना होता है बीच में, दोनों में डिस्टेंस कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर का, ठीक है। सो 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस है, फाइन। सो ये है हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर। अब मेन चीज के बारे में बात करूंगी। हमने बात की कि बीच में क्या है, बैकबोन जो है वो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड से बनी है, ठीक है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड से बनी है। और उसके बाद जो बीच में बेसिस डायरेक्टेड है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। बट अगर जो मेन चेन में शुगर और फॉस्फेट है उनके बीच में आपस में कौन सा बॉन्ड है, तो ये जो आपको मेन चेन जो दिख रही है ना, जो एंटी पैरेलली अरेंज्ड है, वहां पे जो बॉन्ड रहता है ना बेटा, वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब इसको समझने के लिए एक बार स्ट्रक्चर मैं बना रही हूं, उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन है एनसीईआरटी में, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज को। सो अब क्या है, ये है हमारे पास शुगर, और ये शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर बना रही है क्योंकि
हम डील कर रहे हैं डीएनए को। OH में ऊपर लिख रही हूँ, H नीचे। सेकेंड पोजिशन है, सेकेंड कार्बन में H और H ही रहेगा, OH नहीं है। फिर डीऑक्सी, ये थर्ड आ गया कार्बन, ये फोर्थ एंड फिफ्थ आ गया CH2OH, है ना। इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर है। सो क्या होता है, यहाँ पे जो आपको फिफ्थ कार्बन दिख रहा है ये वाला, और ये फर्स्ट कार्बन जो है, फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो फिफ्थ और फर्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट पोजिशंस हैं शुगर की। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास कार्बन 1 होता है वो है शुगर का जहां पे जुड़ते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस पर दो तरह के होते हैं, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, है ना। प्यूरीन है और पायरिमिडीन है। प्यूरीन है तो उसमें 2 रिंग्स होती है, तो उसका N9 पोजीशन जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ता है। अगर पायरिमिडीन है तो N1 पोजीशन जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन वो होता है शुगर का जहां पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस जुड़े तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। अब है बारी फॉस्फेट की, तो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो जुड़ता है फिफ्थ कार्बन पे। फिफ्थ कार्बन जो है वो पोजीशन है फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने की। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से ये शुगर देख रहे हो, तो हमारे पास ये OH जो है और यहाँ वाला OH जो है ये यूज होगा। ठीक है, फिफ्थ और फर्स्ट कार्बन का। ठीक है, तो ये पोजीशन पे अटैचमेंट होगी। तो नियरली स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हम शुगर की बात करें, पूरे न्यूक्लियोटाइड की बात करें, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। ये हमारे पास आ गई शुगर। ठीक है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा CH2, वाटर का रिमूवल के बाद यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है, CH2O, फॉस्फेट ग्रुप में जहाँ पे OH है यहाँ पे भी OH है। ठीक है, एक H और O यहां से जाएगा और एक H जो है, H या O फॉस्फेट ग्रुप से जाएगा। इस तरीके से CH2OH। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप में यहाँ पे मैं रेफरेंस दे रही हूँ। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप का OH था और CH2OH का OH था। ठीक है, तो एक H गया, एक OH गया, वाटर का रिमूवल हुआ है। फाइन। सो इस तरीके से हमारे पास बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे OH रह गया, यहाँ पे OH रह गया, डबल बॉन्ड हो रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से ये फिफ्थ कार्बन पे बॉन्ड बना है। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरा देखोगे, इस कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, ये आ गया H, यहाँ पे मैंने OH ऊपर लिखा है। लेट्स से हम एडेनिन को कंसीडर करते हैं, उसका N9 जो है, ये आ गया N, वो जुड़ा। ठीक है, इस तरीके से ये NH2 ग्रुप जो कि एडेनिन में प्रेजेंट रहता है। सो इस तरीके से हमारे पास क्या है, अगेन इसका भी रेफरेंस ले लेते हैं। NH था ना 9th पोजीशन पे, OH था, तो एक H, NH से और OH गया, तो पीछे क्या रह गया, OH के साथ H जुड़ा था, तो OH गया, H गया, माइनस H2O, N और H रह गया। ठीक है, ये N रह गया और ये H रह गया। वही डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये वाला N और ये H। सो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस यहाँ पे भी हो रही है। जैसे बायोमोलिक्यूल्स में आप बाकी जगह देख रहे थे, पेप्टाइड बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता। तो ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो विद फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, ये है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। तो ये बन गया आपके पास न्यूक्लियोटाइड। और क्योंकि एडेनिन जुड़ा है एज अ नाइट्रोजनस बेस, एडेनाइलिक एसिड, ग्वानिन जुड़ता तो ग्वानिलिक एसिड होता, साइटोसिन जुड़ता तो साइटिडाइलिक एसिड होता, थायमिन जुड़ता तो थाइमिडाइलिक एसिड होता। यूरेसिल की यहाँ पे हम बात नहीं कर सकते, यूरेसिल आरएनए के केस में अगर न्यूक्लियोटाइड बनाता है तो यूरिडाइलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि कार्बन 1 पे क्या जुड़ा है, ये फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ा है, नाइट्रोजनस बेस। फिफ्थ कार्बन पे क्या जुड़ा है, फॉस्फेट ग्रुप। सो आपने यहाँ पे देखा शुगर के स्ट्रक्चर में पोजीशंस फिक्स्ड है कि यहाँ पे जुड़ के न्यूक्लियोटाइड बनेगा, तो न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है, तो यही न्यूक्लियोटाइड अल्टीमेटली इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड आसपास और एडजेसेंट और ऊपर और नीचे अरेंज होते हैं और पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है,
सो इस तरीके से एक बार मैं आपको एक अगेन छोटा सा डायग्राम और दिखा देती हूँ। जैसे हमारे पास ये था शुगर, ये शुगर है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे है लेट्स से एडेनिन, एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ जुड़ेगा इस तरीके से, ये आ गया फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। वैसे ही नीचे दूसरा अरेंजमेंट होगा, फॉस्फेट ग्रुप फिफ्थ पोजीशन पे है बेटा, ठीक है। तो ये आ गया अगर साइटोसिन तो ग्वानिन आएगा इस तरीके से, इस तरीके से एडजेसेंट और नीचे और ऊपर ये अरेंजमेंट न्यूक्लियोटाइड्स का होगा और बॉन्ड बनता रहेगा। तो आपको बीच में जो बॉन्ड दिख रहा है ना एडेनिन और थाइमिन के बीच में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा, ये बैकबोन बन रही है यहाँ पे, और ये अब आप बोलो ये क्या है, ये कौन सी पोजीशन है, तो थर्ड पोजीशन के OH के साथ फॉस्फेट का एक OH बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। ये आ गया थर्ड पोजीशन, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे एक और चीज मैं बताती हूँ, एक और चीज बता रही हूँ इस डायग्राम में, आप देख रहे हो ना यहाँ पे इसके केस में फॉस्फेट यानी कि फिफ्थ कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में, और यहाँ की थर्ड पोजीशन इन्वॉल्व हो रही है, थर्ड का OH इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्ड में। तो यहाँ का ना अगर फिफ्थ वाले के अपोजिट वाला जो होगा ना उसका थर्ड कार्बन इन्वॉल्व होगा, और यहाँ इसका फिफ्थ कार्बन इन्वॉल्व फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में, ठीक है। सो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है बेटा। अगर हमारे पास जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस में आपस बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना, अगर इस तरफ का फिफ्थ कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में, तो इस तरफ का थर्ड कार्बन इन्वॉल्व होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में। तो आपको जो वो देख पाते हो ना कि 5 डैश पोजिशन और 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड है ना, इस तरीके से आप देख पा रहे थे ना। तो 5 प्राइम एंड में यहाँ पे क्या है, अगर इस साइड से देखो, अगर ये वाला एंड साइड है इस तरीके से, और नाइट्रोजनस बेस इसके नीचे जुड़ेंगे और इसके नीचे जुड़ेंगे। अब जैसे जैसे नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे लास्ट में कौन सा फ्री रह जाएगा, यहाँ पे फिफ्थ वाला फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जहां पे अगर फिफ्थ वाला कार्बन जो है, फिफ्थ वाला कार्बन जो है अगर एंड में फ्री है तो हमारे पास वो 5 प्राइम एंड होगा। अगर 3 वाला कार्बन जो है जिस एंड पे फ्री है वो 3 प्राइम एंड हो जाता है, ठीक है। तो इसके केस में क्या देख रहे हो, यहाँ पे ये वाला फिफ्थ कार्बन फ्री है तो ये 5 प्राइम एंड हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 5 कार्बन फ्री है तो ये 5 प्राइम एंड हो गया। यहाँ पे 3 कार्बन फ्री होगा 3 प्राइम एंड, 3 कार्बन फ्री है 3 प्राइम एंड। इस तरीके से एक्चुअल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। सो ये चीज का ध्यान रखना है, इस तरीके से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते हैं, फॉस्फेट का OH और थर्ड पोजीशन का OH, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, H2O का रिमूवल होगा और फिर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हो, फाइन। सो डीएनए के स्ट्रक्चर के बाद अब अल्टीमेटली बात करते हैं कि जो डीएनए बना है उसकी पैकेजिंग कैसे होती है। तो पैकेजिंग के दौरान क्या होता है, हमारे पास डीएनए जो है उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, उसकी पिच में 10 बेस पेयर्स थे अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो हमारे पास नंबर ऑफ बेस पेयर्स आप देख पा रहे हो ह्यूमन डीएनए में 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स है। पहले हमने हैप्लॉइड कंटेंट की बात की थी, ये अब डिप्लॉइड कंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो ऊपर डाटा डील किया था इसमें कहा था हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए जो है ह्यूमन का वो 3.3 इंटू 10⁻⁹ है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे हम जो नीचे बात कर रहे हैं वो ओवरऑल डाटा है पूरा, यानी कि डीएनए जो है वो 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स है, और हर एक बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है 0.3 नैनोमीटर, यानी कि 0.34 10⁻⁹ मीटर, नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻⁹, ठीक है। सो इतना हमारे बीच में डिस्टेंस है। तो अगर पूरा कैलकुलेट करें, अगर पूरा कंबाइन करें हम डाटा, इतने बेस पेयर्स को मल्टीप्लाई करें उनके डिस्टेंस के बीच में, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट लेंथ कितनी आ जाती है, 2.2 मीटर की। हमारे पास अगर डीएनए का लेंथ जो है 2.2 मीटर है, और न्यूक्लियस का जो डायमेंशन है बेटा
वो आता है 10⁻⁻⁶ मीटर्स का। ठीक है, तो 10⁻⁻⁶ मीटर्स का न्यूक्लियस का डायमेंशन है, 2.2 मीटर्स लेंथ है हमारे पास ह्यूमन डीएनए की। तो सोचो किस तरीके से डीएनए को, इतने लंबे डीएनए को फिट किया जाएगा एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस में, है ना, इतने छोटे से न्यूक्लियस में। तो इसके लिए हेल्प करते हैं हमारे पास कुछ प्रोटीन्स जो कि डीएनए को पैक करेंगे और अल्टीमेटली फिट कर देंगे न्यूक्लियस में। तो सबसे पहले अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो हमारे पास कुछ हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स होते हैं जो कि पैक करते हैं डीएनए को और न्यूक्लियोइड की फॉर्म में डीएनए को अरेंज करके प्रोकैरियोट सेल में मूव करने देते हैं। न्यूक्लियस तो है नहीं है वहां पे, ठीक है, बट यूकेरियोट्स के केस में जहां पे न्यूक्लियस है वहां पे डीएनए को एक स्पेशल तरह के पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो कि पैक करते हैं। प्रोकैरियोट्स में भी पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन थे, हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स थे। यूकेरियोट्स में भी हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स ही होते हैं जिन्हें हिस्टोन कहा जाता है। लेकिन हिस्टोन जो है पूरा ऑक्टामर है, ठीक है, पूरे 8 का बंडल है जो कि अल्टीमेटली एक पूरा स्ट्रक्चर बना के डीएनए को पैक करता है। ठीक है, और डीएनए को पैक करने के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। तो इसको एक बार समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है इसमें पूरे में अरेंजमेंट में। ठीक है, सो एक्चुअल क्या होता है, हमारे पास ये है हिस्टोन का ऑक्टामर। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है, डीएनए इस तरीके से कॉइल करता है हिस्टोन के अराउंड। ठीक है, हिस्टोन के अराउंड ये आ गया हमारे पास H1 पार्ट ऑफ हिस्टोन, हिस्टोन ऑक्टामर अरेंजमेंट में है H1 हिस्टोन का पार्ट है और ये आ गया पूरा हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर, ये पूरा हिस्टोन के अराउंड ये डीएनए पैक्ड है। अब क्या होगा, इस तरीके से डीएनए जो है अब ये इस तरीके से आगे जाएगा और फर्दर और कॉइलिंग करेगा। ये आ गया हमारे पास दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, इसके अराउंड अब डीएनए कॉइल करेगा, देखो इस तरीके से। ठीक है, फिर फर्दर और आगे जाएगा, ये इस तरीके से रैपिंग होती जाएगी। ठीक है, ये और आगे गया दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर नेक्स्ट वाला। ठीक है, इसके अराउंड अब कॉइलिंग होगी। इस तरीके से कॉइलिंग होते होते डीएनए रैप करता हुआ आगे बढ़ता जाता है और स्ट्रिंग जो है डीएनए धागे की तरह इन ऑक्टामर्स के अराउंड जो है वो पैक होता जाता है, जिसमें से अगर आप एक सिंगल स्ट्रक्चर को कंसीडर करोगे ना जिसमें हिस्टोन के अराउंड डीएनए पैक्ड है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम is the part of DNA with histone proteins। हिस्टोन के अराउंड डीएनए रैप्ड रहता है, उसे न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। जिसकी वजह से अगर आप एक पूरा स्ट्रक्चर देखोगे ना, ये पूरा पैक्ड स्ट्रक्चर जो है ना, इस तरीके से हिस्टोन जो है वो क्या कर देता है, पूरी तरह डीएनए को पैक कर देता है और क्या कर देता है, न्यूक्लियस के अंदर फिट कर देता है। तो अब न्यूक्लियस के अंदर जब भी आप डीएनए को देखोगे वो ऐसा नॉर्मल सीधा सीधा स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा कॉइल्ड, वो ऐसे लगेगा कि धागे के ऊपर इस तरीके से बीड्स हैं छोटे छोटे, इस तरीके से। ये बीड्स किसकी वजह से आ रहे हैं, हिस्टोन की वजह से, क्योंकि हिस्टोन के अराउंड डीएनए पैक्ड है। तो यही कहा गया है यहाँ पे कि डीएनए जो है वो कॉइल है किसके अराउंड, नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, और वो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। तो हमारे पास 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के, और हिस्टोन में कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जो ज्यादा होते हैं जैसे कि लाइसिन एंड आर्जिनिन, जो कि उसको पॉजिटिव अरेंजमेंट देते हैं। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है, आपस में बहुत कंपैटिबल है। दोनों नेगेटिव होते तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, है ना, तो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, जिसकी वजह से दो अपोजिट नेचर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक साथ कंपैटिबल करवाए गए ताकि डीएनए अच्छे से पैक हो जाए।
और कितना डीएनए पैक्ड होता है? एक न्यूक्लियोसोम जो आप देख रहे हो उसमें 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स जो है वो पैक हो जाता है, यानी कि एक ये न्यूक्लियोसोम आप जो देख रहे हो ना, पूरा न्यूक्लियोसोम, इसमें 200 बेस पेयर्स जो है वो नियरली रैप हो गए हैं एक ऑक्टामर के अराउंड। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास एक न्यूक्लियोसोम बनता है जिसके अराउंड 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे हमने कहा कि अब इनका रेपिटेटिव अरेंजमेंट है, उसकी वजह से क्रोमैटिन बन जाता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होता है, और यही क्रोमैटिन मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखता है, सुपर कॉइलिंग हो जाती है ना। तो सुपर कॉइलिंग में कौन इन्वॉल्व होता है? हमारे पास कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि फर्दर कॉइलिंग करने में हेल्प करते हैं और क्रोमोसोम्स बनाने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज। वैसे तो प्रोफेज में स्टार्ट हो जाता है, मेटाफेज में आपको कंप्लीटली कॉइल्ड शॉर्टेंड क्रोमोसोम्स दिखेंगे। ठीक है, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स बनाने में हेल्प करते हैं। सो अब यही रेपिटेटिव अरेंजमेंट की वजह से, जैसे हमने कहा, बीट्स ऑन स्ट्रिंग अरेंजमेंट मिलता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड डीएनए रैप्ड है 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में। ठीक है, अब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल आपको न्यूक्लियस के अंदर दिखता है, इसके भी दो टाइप्स हैं, जैसे आप देख रहे हो, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। अब ये दो टाइप्स इस बेसिस पे बनाई गई हैं, पहले की इनकी पैकिंग, दूसरी स्टेनिंग, और तीसरा इनका ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब से नेचर कैसा है। तो सबसे पहले तो ये यूक्रोमैटिन जो है वो बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड होता है, स्टेन करने लगेंगे बहुत लाइटली स्टेन्ड होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ठीक है, यानी कि जब प्रोटीन बनाना, आरएनए बनाना है, प्रोटीन बनाना है, यूक्रोमैटिन इन्वॉल्व होगा। बट हेटेरोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड, स्टेन करोगे बहुत डार्कली स्टेन्ड हो जाएगा, बहुत डेंस होते हैं इससे डार्कली स्टेन भी हो जाते हैं, और ट्रांसक्रिप्शनली, यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होते। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द क्रोमैटिन मटेरियल। दो तरह के क्रोमैटिन होते हैं। ठीक है, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरो। यू मींस ट्रू, तो इसलिए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव भी वही होगा। स्टेन लाइट होता है, लूजली पैक्ड होता है, बट ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ठीक है, बट हेटेरोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड होगा, डार्कली स्टेन्ड होगा, बट ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। तो दिस इज अबाउट द डीएनए और उसकी हिस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल क्या कहता है स्ट्रक्चर के बारे में, और अल्टीमेटली उसकी पैकेजिंग कैसे होती है। अब डीएनए जो है वो कॉपी कैसे बना रहा है, जैसे आपने सेल साइकिल एंड डिवीजन बात की कि कॉपी बनती है स्पेस के दौरान, तो कॉपी कैसे बना रहा है। डीएनए और आरएनए की भी बात कर रहे थे, तो आरएनए कैसे बनता है डीएनए से, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है आरएनए से, और प्रोटीन कैसे बनता है, उसे हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं कुछ ऐसे ही पॉइंट्स के बारे में, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें डीएनए और फर्दर आरएनए और प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ऑल अबाउट द डीएनए।